हेलो क्लास 12th। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के लेक्चर में हम लोग एक बेसिक सा कंसेप्ट करेंगे जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में सीख रखा होगा, जो कि है ओम्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओम्स लॉ क्या है देखते हैं। आपने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डेराइव किया था सेकेंड लेक्चर में, ml अपॉन ne² a टॉ। ये फॉर्मूला डेराइव करते वक्त आपने एक स्टेप यूज किया होगा, मतलब इसके जस्ट इसका जो प्रीवियस स्टेप था वो क्या था स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टेंस की प्लेस पर क्या रखा था, V/I, और इसी V/I को आपने क्या लिखा था, R। ठीक है, तो मैं इस स्टेप को यूज कर रहा हूं, V/I R की प्लेस पर इज इक्वल टू ml अपॉन ne² a टॉ। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है और जिसको हम कांस्टेंट कर भी सकते हैं, जैसे m और e, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वहीं पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर जाती है। अगर मटेरियल कांस्टेंट है तो n चेंज नहीं होने वाला, ये तो ऑलरेडी चेंज नहीं होगा, E कभी नहीं चेंज होगा। अब चेंज ये सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। n ये तभी चेंज होगा जब आप मटेरियल चेंज कर दें या टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें जिससे कि इलेक्ट्रॉन कुछ क्विट करने लग जाए। दूसरा, आप लेंथ को चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ये सारी बातें आपसे हो चुकी थी। ठीक है, तो ओम ने ये बताया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रख लें, जैसे लेंथ को हम चेंज ना करें, एरिया चेंज ना करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वेरी नहीं करेगी। ठीक है, इन सभी कंडीशंस में अगर हम काम करें तो पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट है तो आप यहां से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स I, और इसी कांस्टेंट को ही तो आप रेजिस्टेंस नाम दे रहे थे। अगर हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखना पड़ेगा, और यही है ओम्स लॉ। लेकिन हाँ, ये हमेशा नहीं होता, ये तब होगा जब ये फिजिकल क्वांटिटी सब कांस्टेंट हो। तो इसको देखते हैं क्या है, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस सच एज लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर आर कांस्टेंट, देन the potential applied across the ends of conductor। यहाँ पर आप एक कंडक्टर यूज कर रहे हैं और इस कंडक्टर के एंड्स पर आपने V वोल्ट की सेल लगा रखी है जिस वजह से इसमें करंट आई है। अब अगर इसमें हम करंट को देख रहे हैं और इस टाइम का पोटेंशियल भी मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब कि पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो जिस रेशियो में पोटेंशियल बढ़ेगा अप्लाइड पोटेंशियल, उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज हो जाएगी जिससे कि इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमने 2 वोल्ट पर कुछ ½ एम्पियर की करंट हम लोग को मिली, अगर हम पोटेंशियल को 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कर देंगे तो आपने पोटेंशियल को कितना गुना बढ़ा दिया, कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स। तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और करंट अपने आप कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस या जिससे कि इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट बना रहे। अभी कितना रेशियो था इन दोनों का, हाफ, यहाँ पर भी कितना होगा, बाद में भी हाफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये कुछ नहीं है, ये हाई स्कूल की छोटी सी चीज है कि आपको ये बता दिया जाए कि किसी भी कंडक्टर का हर एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, जिसमें सबसे मेन होता है टेम्परेचर, फिर लेंथ, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सारी अगर कांस्टेंट है तो किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं, मतलब सेल का जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले
करंट के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ही हटाकर एक कांस्टेंट लेते हैं और ये कांस्टेंट को हम लोग R से शो करते हैं, जो कि ये है रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा इस जिगजैग टाइप के नोटेशन से दिखाते हैं। एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस का नोटेशन है, इस रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग शो ऐसे करते हैं, लेकिन इस टाइप की कोई चीज होती नहीं है, ये एक तरीका है रेजिस्टेंस को शो करने का। V वोल्ट पर आपने एक ऐसा कंडक्टर यूज किया है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ऐसा करने से इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I की। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V बाई I, और ये तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। अब इस पर थोड़ा सा और एनालिसिस से ये पता चला कि रेजिस्टेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस और दूसरा होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जिस मटेरियल के बने होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इसका ग्राफ बनाए V और I के साथ, V का I के साथ, तो इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। अगर ओमिक रेजिस्टेंस की बात करें, ऐसे मटेरियल्स की बात करें जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए करंट वर्सेस पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। और स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमने 45 डिग्री ही बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी एंगल पर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम दो पॉइंट कंसीडर करें, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो ये जो वेरिएशन होगा इसको बोलेंगे डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से आता है, और इस पोटेंशियल के चेंज होने पर करंट में कितना चेंज हुआ है, तो करंट में इतना चेंज हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, डेल्टा I, और इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे tan थीटा यूज करिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा I बाई डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा I बाई डेल्टा V, अगर डेल्टा V बाई डेल्टा I होता तो होता वो रेजिस्टेंस, यहाँ पर डेल्टा I बाई डेल्टा V है तो ये जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, ये है स्लोप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ है, ठीक है ना, करंट यहाँ y एक्सिस पर है और यहाँ पर वोल्टेज है, तो इस ग्राफ में रेजिस्टेंस पता करने के लिए आप क्या करेंगे, उस लाइन के स्लोप का रेसिप्रोकल करेंगे। यहीं पर अगर ग्राफ कुछ ऐसे दिया हो, y एक्सिस पर पोटेंशियल, x एक्सिस पर करंट, और ये रहा आपका प्रोपोर्शनैलिटी की लाइन, और अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इसको थीटा कंसिडर करें, ये चेंज इन करंट डेल्टा I कंसिडर करें, ये चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V कंसिडर करें इतना, तो tan थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि पोटेंशियल x एक्सिस पर है और करंट y एक्सिस पर है, या करंट x एक्सिस पर है और पोटेंशियल y एक्सिस पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं वो ओमिक कंडक्टर की हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस, जिनको अगर हम वायर में तब्दील करें तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करें।
ठीक है ना। ऐसे मटेरियल्स को ओमिक मटेरियल बोलते हैं और ऐसे रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जैसे कि हो गया डायोड, ट्रायोड या सेमीकंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ले लीजिए। ये सब जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, कुछ वेरिएशन शो करते हैं और इनके रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होते, इसीलिए इनके रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, ये वायर्स, ये मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज के साथ करंट का जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब वोल्टेज के साथ करंट लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा। ओमिक कंडक्टर में लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, इसलिए इसका ग्राफ एक लाइन थी, और अब ये लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा, किसी और शेप का, किसी भी और टाइप से यहाँ पर इंक्रीज होगा, लेकिन लीनियरली नहीं होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस सेक्शन में, इस जगह पर आपने इतना वोल्टेज का चेंज किया है और इतना वोल्टेज का चेंज करने पर इतना करंट में चेंज हुआ है। थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, जितना चेंज यहां पर आपने वोल्टेज में किया है उतना ही चेंज कहीं और पे करिए। तो इस केस में उतना ही चेंज हमने यहां पर जब किया तो करंट का बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। डेल्टा वी ये है, डेल्टा वी ये भी है, लेकिन यहां पर ये डेल्टा आई था, ये डेल्टा आई नहीं होगा, डेल्टा आई प्राइम होगा, मतलब कुछ चेंज हो गया होगा, करंट में कुछ ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम वोल्टेज के चेंज पर करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने लग गया है। और यहीं पर आपने जब ओमिक रेजिस्टेंस की बात की थी तो किसी भी सेक्शन में आप चेक कर लीजिए, जितना वोल्टेज का चेंज करे हैं पहली बार और जो करंट का चेंज आपको कंडक्टर में मिला है वही हर जगह होता है। डेल्टा वी ये भी होगा तो ये भी डेल्टा आई ही होगा, ऐसा हर जगह होगा, क्योंकि लीनियर इंक्रीज था, ये लीनियर इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे कुछ वेरिएशन आएगा। तो इस जगह का अगर रेजिस्टेंस, इस जगह पर रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ का रेजिस्टेंस आर नहीं होगा, आर प्राइम होगा। क्यों? देखिए, अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि वी आई कर्व में जो स्लोप का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेजिस्टेंस होता है, या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। तो इस और इसमें, इन दोनों में अलग अलग एंगल है। यहां पर अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में जो रेजिस्टेंस होगा 1/tan थीटा, और ये tan थीटा में ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, ये ऊपर फ्लिप कर जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। वहीं पर अगर आप सेक्शन बी की बात करें, यहां की बात करें, तो यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां के लिए डेल्टा वी तो डेल्टा वी ही है, लेकिन यहाँ की करंट क्या है? यहाँ की करंट है डेल्टा आई प्राइम, और जो कि बढ़ गई है। ठीक है ना? और अगर बढ़ गई है यहाँ पर करंट, तो क्या ये रेजिस्टेंस आर ए आर बी की इक्वल होगा? नहीं होगा। यहाँ पर आर ए इज नॉट इक्वल टू आर बी, मतलब लगातार रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है? करंट बढ़ रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा, पहले ज्यादा रहा होगा, धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस कम हो रहा है। और ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के रेजिस्टेंस को नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और इसी का नाम होता है
डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स।